टेस्ट सीरीज जरूर दीजिए, उसका बहुत अच्छे से एनालिसिस करिए कि मेरी गलती कहाँ हो रही है। बायजूस में आपका एक प्रैक्टिस का सेक्शन आता है, ऐप पे प्रैक्टिस का सेक्शन आता है, कुछ भी नहीं है, पेन वगैरह कोई बैठा हुआ हूँ, मैं सिंपली ऐप खोला और स्टार्ट हो गया। आप सिंपल प्रैक्टिस करेंगे और टेस्ट सीरीज में प्रैक्टिस करेंगे, बहुत अंतर होता है और आपको टेस्ट सीरीज को कैसे भी निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। Hello guys, welcome to the Byju's Exam Prep Spotlight, a show where we keep bringing you the success story of toppers, their hard work, all the pain that they have taken to conquer the best results in their GATE. Yes, recently GATE 2023 results were announced and today I have Vittal Agarwal, All India Rank 4 Instrumentation Engineering and All India Rank 144 in Electrical Engineering. Two very important ranks, that too one single digit rank within the same year. सो डेफिनेटली एक बहुत ही डेडिकेटेड हार्डवर्क इसके पीछे छुपा हुआ है, उसको हम जानते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस विठल फॉर दिस ग्रेट सक्सेस इन गेट 2023 एंड पूरा बायजूस एग्जाम प्रेप की टीम इज वेरी हैप्पी टू हैव यू हियर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द शो। विठल, सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप अपने बारे में ऑडियंस को, स्टूडेंट्स को कुछ बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कैसे आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया, कैसी आपकी जर्नी रही। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। सो मेरी जर्नी ऐसी थी कि मैंने ग्रेजुएशन अपना 2018 में स्टार्ट किया था विथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन MNIT जयपुर। और फर्स्ट ईयर एंड थर्ड सेमेस्टर तक मैंने ऐसा कोई डिसाइड नहीं किया था कि मैं गेट करने वाला हूँ या क्या करने वाला हूँ, लेकिन फिर मेरे कई फ्रेंड्स गेट की प्रिपरेशन कर रहे थे तो उन्होंने इनकरेज किया कि तुमको भी करना चाहिए, तुम्हारा कोर काफ़ी ठीक है। एंड सो मैंने प्लान बनाया कि चलो सेकेंड ईयर ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद से हम गेट का स्टार्ट करेंगे, बट देन लॉकडाउन ने हिट कर दिया। सो फिर मैंने घर पे ही वेरियस रिसोर्स और टाइम भी बहुत होता था लॉकडाउन में, कुछ करने को होता नहीं था। पहले तो लगा 14 दिन की बात है, फिर वो एक्सटेंड होता गया। तो हमने ऑनलाइन वेरियस रिसोर्सेज को फॉलो करके अपनी खुद की पढ़ाई स्टार्ट कर दी। एंड पहले मैंने नोट्स बनाए, कॉम्प्रहेंसिव नोट्स कंप्लीट किए अपने, काफ़ी सारे क्वेश्चंस लगाए जो कॉम्प्रहेंसिव कोर्स के होते थे। स्टार्टिंग में मैं बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाता था कि जितने टीचर्स ने लगवा दी, जितने उन्होंने बता दिए, जितने उन्होंने दे दिए उतना ही कर लो, मोर देन सफिशिएंट होता है एक बार के लिए। एंड उसके बाद मैंने 21 का एग्ज़ाम दिया और फिर से मैं प्रिपरेशन में लग गया। उन दिनों मेरी कोई बहुत अच्छी रैंक नहीं आई थी एंड इसी तरह से मैं धीमे धीमे बढ़ता गया हूँ, करता गया हूँ और लाइक 23 में मेरी ये रैंक आई हुई है। चलो ग्रेट। सो एक चीज यहाँ पे सीखने लायक है विठल से कि इन्हें अवेयरनेस इनको राइट टाइम पे आ गई थी एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके फ्रेंड्स ने पॉजिटिवली आपको मोटिवेट किया, बिकॉज कई बार लोग डिमोटिवेट कर देते कि दिस अ वेरी डिफिकल्ट एग्जाम, कुछ नहीं होने वाला, लाइक दैट। सो आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया, थर्ड ईयर में एक छोटा सा ट्रायल दिया और शायद उसी साल थर्ड ईयर्स को अलाउ किया गया था गेट 2021 में। IIT बॉम्बे ने वो विंडो ओपन किया था वापस। ओके, फिर आपने फाइनल ईयर में दिया और फाइनल ईयर में मेरे को लगता है आपने अपनी अच्छी शॉर्टकमिंग्स को, अपने सारे वीक एरियाज को आइडेंटिफाई किया। तो जो फाइनल ईयर में आपका अटेम्प्ट था 2022 में, उसमें आपका कैसा रिजल्ट था? फाइनल ईयर में मैंने 2 ब्रांचेस से पेपर को लिखा था। इलेक्ट्रिकल तो मेरी कोर ब्रांच है तो इलेक्ट्रिकल से तो लिखना ही था, एंड EC उस साल मैंने EC से दिया था साथ में। इलेक्ट्रिकल से मेरी रैंक अप्रॉक्स 1100 समथिंग कुछ आई थी और इलेक्ट्रॉनिक्स से मेरी रैंक 500 समथिंग आई थी। ओके, सो कुछ ऑफर्स आपको मिले थे वहां से उस टाइम पे? या एक्चुअली मेरे पास NTPC से ऑफर आया था इलेक्ट्रिकल की रैंक से। तो आप गए नहीं वहां पे? नहीं, मुझको अपनी रैंक को थोड़ा और इम्प्रूव करना था और अच्छी PSU। और जैसा कि आपने बताया आप NIT जयपुर से, तो डेफिनेटली व्हेन इट कम्स टू NIT और IIT आल्सो तो प्लेसमेंट अच्छा ही होता है। तो कैसा प्लेसमेंट के लिए आप अपीयर हुए थे या पूरा फोकस गेट पे था? एक्चुअली ये भी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि मेरा अपने बैच में कोर में सबसे पहला प्लेसमेंट था, मतलब और काफी अच्छा प्लेसमेंट था वो टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स में, जो इलेक्ट्रिकल की लोगों की ड्रीम कंपनी होती है। करेक्ट। तो आप बैंगलोर सिलेक्ट हो गए थे? हो गया था मैं। राइट। तो फिर आपने टेक्सास ज्वाइन किया या बिल्कुल नहीं किया? नहीं, मैंने वहाँ पे इंटर्न किया। लेकिन फिर मैंने इंटर्न कॉलेज के साथ ही? हाँ, कॉलेज के साथ ही मैंने इंटर्न किया वहाँ पे, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया था क्योंकि मुझे गेट में ही करना था। सो गाइस, अनबिलीवेबल, मतलब टेक्सास इंस्ट्रूमेंट जैसी कंपनी को रिजेक्ट कर देना, NTPC जो अगेन कई लोग की ड्रीम PSU होती है, उसमें ऑफर नहीं लेना, सिर्फ एक जिद के लिए कि गेट में जो सोचा है वो करना है, रैंक इंप्रूव करनी है, एंड वो विठल ने इस बार करके दिखाया। राइट। तो अब आपको लगता होगा कि यार सारे आपके डिसीजन सही रहे।
राइट, क्योंकि आपकी इलेक्ट्रिकल में भी काफी अच्छी रैंक 144 आ गई, प्रोवाइडेड इलेक्ट्रिकल का पेपर ऑन अ डिफिकल्ट साइड था दिस ईयर। इंस्ट्रूमेंटेशन में आपकी 4th रैंक आई है, राइट। तो विठल मैं ये जानना चाहूंगा कि 144 रैंक इलेक्ट्रिकल, मार्क्स कितने स्कोर किए आपने? 48.33। 48.33। इंस्ट्रूमेंटेशन 4th रैंक, वहां पे कितने मार्क्स आए आपके? 73। चलो ग्रेट। सो अब यहां से देखा जाए तो आपने एनटीपीसी और टेक्सास इंस्ट्रूमेंट को तो रिजेक्ट कर दिया, लेकिन अब इस सक्सेस के बाद विठल का आगे क्या प्लान है? एमटेक या कोई पीएसयूज या कोई और एनीथिंग एल्स? व्हाट इज योर फ्यूचर प्लानिंग नाउ? फ्यूचर प्लानिंग के लिए सर एक गोल कंप्लीट होता है तो नेक्स्ट आता है। अभी मेरा अगला गोल इंजीनियरिंग सर्विसेज को अपना फुल पोटेंशियल देना है। ओके। और उसके साथ ही मेरे कुछ सिलेक्टेड पीएसयूज हैं, सो अगर उनमें हो जाता है तो बहुत कौन सी आपकी सबसे ड्रीम पीएससी कौन सी होगी? ड्रीम पीएसयू सर, अगर वन को नेम करूंगा, ओएनजीसी। चलो ग्रेट। ओके, सो जैसे कि आपने बोला आप इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए आगे आप लेके तैयारी लेना जाएंगे अगले साल से, दैट्स ग्रेट। मतलब एक स्टेप आपका कॉन्कर हो गया, टेक्निकल आपने काफी कुछ पढ़ लिया है, तो अब आप इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए जा सकते हैं। यू आर वेल प्रिपेयर्ड एंड ऑल द बेस्ट नेक्स्ट ईयर, आप जैसा भी करने वाले हो इसमें। सो अब आपकी थोड़ी सी ना प्रिपरेशन जर्नी की बात भी करते हैं, है ना। ये तो आपकी पूरी मतलब एक इंटरेस्टिंग स्टोरी हो गई, कैसे आपने ऑफर्स रिजेक्ट किया। मतलब इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टेक सच कॉल्स, मतलब ठीक है, इतना इजी नहीं होता एक कॉल लेना कि टेक्सास में नहीं जाना है, एनटीपीसी में नहीं जाना है। और जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे होगे तो कहीं ना कहीं माइंड में रहता होगा कि यार आई हैव बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज करके आया हूं। तो आपकी जर्नी तो बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी मोटिवेटिंग सी है। अब आपकी प्रिपरेशन जर्नी की बात करते हैं विठल की। प्रिपरेशन के टाइम आपने कॉन्सेप्ट्स को कैसे कॉन्कर किया? प्रैक्टिस करने का क्या आपका तरीका होता था और कैसे प्रैक्टिस करते थे आप? सर प्रैक्टिस करने के लिए मैं लोगों को एक एडवाइस देना चाहूँगा। कई लोग, आप लोगों ने एनपीटीएल का नाम सुना होगा अगर जी। मैं नहीं कहता उनके लेक्चर देखिए आप, मत देखिए, बिकॉज हाईटेक लेक्चर्स हैं वो, और गेट प्रिपरेशन में उतना वो रेलिवेंट नहीं होते हैं, पर उनके असाइनमेंट जरूर लगाइए। बिकॉज मैं क्या करता था, जैसे मेरा सिग्नल सिस्टम कंप्लीट हो गया, मैं उनका फ्री कोर्सेज होते हैं, एनरोल कर लीजिए आप, आपको हर हफ्ते असाइनमेंट आएगा, तो मैं उनके असाइनमेंट देता था केवल। और असाइनमेंट आपके इतने अच्छे होते हैं वहाँ पे, आपने अगर इंडक्शन मशीन का एक असाइनमेंट आपने उठा के कर लिया तो आप समझ लीजिए आपका इंडक्शन मशीन बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। और गेट में ज़्यादा हेल्पफुल क्यों होता है? क्योंकि सेम लोग पेपर बना रहे हैं ना, वही लोग असाइनमेंट आपके सेट कर रहे हैं, वही लोग आपके गेट का पेपर बनाएंगे। तो मेरे एस्पिरेंट से ये रहेगा कि आप लेक्चर्स वगैरह मत देखिए, पर एटलीस्ट क्वेश्चन के लिए एक बार आप एनपीटीएल के असाइनमेंट को जरूर अटेम्प्ट करिए। आई थिंक एनपीटीएल हो या स्टैंडर्ड बुक हो, सेम गोस एवरीवेयर, क्योंकि पूरा लेक्चर देखना है, पूरी बुक पढ़ना, स्टूडेंट्स के पास इतना टाइम नहीं होता है, और उसमें से काफी कुछ चीजें गेट के लिए रिलेवेंट नहीं भी होती है जो एक्स्ट्रा हम पढ़ ले जाते हैं। तो बेटर है कि एटलीस्ट क्वेश्चंस आप वहां से कर सकते हैं, बीट बुक्स और बीट एनपीटीएल वीडियोस, राइट। तो इसके अलावा और कोई प्रैक्टिस सोर्स आपका? बायजूस। बायजूस में आपका एक प्रैक्टिस का सेक्शन आता है, ऐप पे प्रैक्टिस का सेक्शन आता है, तो वहाँ पे मतलब आपका वो सेशन काफ़ी अच्छा लगता है। लाइक 10-15 क्वेश्चन तुरंत आ जाते हैं उसमें, आपने किया और क्लिक करो, सही, काफ़ी सही सिस्टम लगता है। तो मेरा तो क्या रहता है, कई बार अगर बोर हो रहा हूँ तो वही खोल लिया, एप्टीट्यूड के क्वेश्चन कुछ करने वही खोल लिया। सिग्नल सिस्टम काफ़ी, और कई सब्जेक्ट्स आपके ऐसे होते हैं जिनमें आपको पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो मेरा कई बार यही रहता था कि अगर मैं कहीं बोर हो रहा हूँ और मेरे पास कुछ भी नहीं है, पेन वगैरह, कोई बैठा हुआ हूँ, तो मैं सिंपली ऐप खोला और स्टार्ट हो गया। चलो ग्रेट। मतलब टाइम यूटिलाइजेशन आप प्रैक्टिस तो किया ही, बट टाइम यूटिलाइजेशन के साथ उस प्रैक्टिस को किया। तो और किस तरीके से बायजूस ने रोल प्ले किया आपकी सक्सेस में, इफ एट ऑल? एट द एंड मैंने कुछ मैराथन सेशंस भी देखे थे आप लोगों के, तो उन्होंने भी काफी हेल्प किया। राइट, हर बार हम गेट और ईएससी दोनों के पहले ही कुछ महामैराथन्स का ट्रेंड है, पिछले 3 साल से कर ही रहे हैं, राइट। सो ग्रेट विठल। तो अब ये बताइए कि प्रैक्टिस के बाद एक स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है, देखो कॉन्सेप्ट भी लर्न कर लिया, प्रैक्टिस भी कर ली, ठीक है। प्रैक्टिस जब हम करते हैं, जैसे आपने बोला कभी आप घूमते फिरते भी प्रैक्टिस करते थे, कभी आप एकदम सीरियस मोड पे प्रैक्टिस करते थे, लेकिन जब भी हम प्रैक्टिस करते हैं ना, हम एकदम फ्री माइंड से प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन जब हम एक टेस्ट में जाते हैं तो हमारे सामने एक टाइमर होता है, राइट, हमारे सामने एक टारगेट होता है कि इतना लेके आना है, तो वो ना पूरी स्टोरी को चेंज कर देता है उसी टाइप के क्वेश्चन, लेकिन टेस्ट में मेंटालिटी एक स्टूडेंट की चेंज हो जाती है। तो आपका टेस्ट सीरीज को लेके क्या अप्रोच था? सिर्फ मॉक टेस्ट किए या टॉपिक टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट भी किए, और कितने टेस्ट किए? मैंने कंप्लीट मॉक टेस्ट तो बहुत ज़्यादा नहीं कर पाया मैं, बिकॉज वेरियस रीजंस रहे थे, बट हाँ कंप्लीट टॉपिक टेस्ट मैंने काफ़ी सारे किए, और उसमें लेकिन कभी स्कोर उतना अच्छा आ नहीं पाता था। लाइक अगर 25 क्वेश्चन होते थे तो मेरे से को 14 ही क्वेश्चन हो रहे हैं, को 15 ही क्वेश्चन हो रहे हैं, क्योंकि वो जो टाइमर का वो रहता है ना कि यार टाइम खत्म हो रहा है, तो आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता था। तो लेकिन टेस्ट सीरीज से थोड़ा सा जैसे जैसे मैं टेस्ट देता गया
थोड़ा सा मैं यूज टू होता गया कि हाँ, लेकिन काफ़ी अंतर होता है। आप सिंपल प्रैक्टिस करेंगे और टेस्ट सीरीज में प्रैक्टिस करेंगे, बहुत अंतर होता है। और आपको टेस्ट सीरीज को कैसे भी निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, मैं ये बोलूंगा आप लोगों से। तो टेस्ट सीरीज के टाइम भले वो सब्जेक्ट टेस्ट हो या मॉक टेस्ट हो, कभी आपको ऐसा लगा कि मतलब कोई टेस्ट स्पॉइल हो गया? हो जाता है कभी कभी, इतने सारे टेस्ट देते हैं। तो जब आपका कोई भी टेस्ट स्पॉइल हुआ तो उस समय क्या मेंटालिटी होती थी? बहुत परेशान होते थे या संभाल लेते थे अपने आप को? थोड़ा सा लगता था एक्चुअली, क्योंकि मेरा पैटर्न भी टेस्ट सीरीज का क्या रहता था कि जैसे टेस्ट मैंने दिया, तो अगर 2 घंटे का टेस्ट दिया है तो उसके बाद 3 घंटे उसकी एनालिसिस होगी, और 3 घंटे बाद फिर मुझे गलतियां पता चलती थी। तो पहले 2 घंटे बाद बुरा लगता था कि यार इतने कम नंबर आए, लेकिन जब 3 घंटे बाद उन गलतियों को देखता था तो वो समझ में आता था कि नहीं, अब पता चल गई ना, तो अगली बार नहीं करूंगा ये। करेक्ट डेफिनेटली। मतलब टेस्ट सीरीज फिर खुशी होती थी कि अभी गलती निकल आई, उस समय नहीं निकलेगी। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि गेट में गलती हो गई तो आपको सिर्फ 1 साल वेट करना पड़ेगा पूरा, राइट? क्योंकि मॉक टेस्ट तो आप जितनी बार दे सकते हो, लेकिन गेट तो एक ही बार होगा साल में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेस्ट सीरीज में सिर्फ एनरोल करके सिर्फ टेस्ट लिखना नहीं है, बट वेरी इंपॉर्टेंट एनालिसिस। अगर आप एनालिसिस नहीं कर रहे हो तो टेस्ट सीरीज किसी काम के नहीं आएगा आपको, है ना? ताकि आप अपनी मिस्टेक्स नोट डाउन कर लो, ठीक है? नोट डाउन करने से एक और बेनिफिट होगा कि वो आपको माइंड में हैम्पर हो जाएगी, अगली बार वो मिस्टेक नहीं होगी, राइट? और ऐसे एक एक करके मिस्टेक रेक्टिफाई करोगे और एग्जाम डे में आप ऑलमोस्ट परफेक्शन के साथ जाओगे। थोड़ा बहुत मिस्टेक तो एंड मोमेंट पे भी होता है, ह्यूमन एरर्स हैं, बट स्टिल आप मैक्सिमम चीजें वहां से सीख ले जाओगे, राइट? तो मॉक टेस्ट आपने लास्ट मंथ में कितने दिए होंगे स्पेशली? जनवरी के मंथ में सर अप्रॉक्स 15 to 20 मॉक्स। तो एवरेज परफॉर्मेंस कितना चल रहा था मॉक्स में? एवरेज परफॉर्मेंस सर ऑल इंडिया रैंक मेरी 200 अप्रॉक्स ही आ रही थी, 200 to 400 के इसमें डबल ई में। और आईएन का भी आईएन के नहीं दिए थे। अच्छा, डबल ई के। तो मतलब आपकी जो एक्चुअल रैंक आई वो इम्प्रूव ही हुई है ना, 144 रैंक। और मुझे लगता है अच्छा, क्योंकि पेपर डिफिकल्ट था, राइट? आपके हिसाब से पेपर डिफिकल्ट होना चाहिए, इजी होना चाहिए, क्या मतलब बेनिफिशियल है? सर मेरे हिसाब से पेपर मॉडरेट होना चाहिए, ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट ना बहुत ज्यादा इजी, बिकॉज कई लोगों का फ्यूचर उस पर डिपेंडेंट होता है। और अगर आप उस, क्योंकि जब बच्चा पेपर देने जाता है, मैं भी जाता था, तो मैं भी गया था, तो मेरी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस थी कि यार पेपर इस लेवल का आएगा, मैं इस लेवल का कर लूँगा। लेकिन जब मैं पेपर देने गया और लगातार मैं देख रहा हूँ मेरे से सवाल ही नहीं बन रहे हैं, मैं सोच के गया हूँ कि मैं 80 to 85 का अटेम्प्ट करूँगा, जो लास्ट 3-4 ईयर का ट्रेंड भी है कि मेरे को जो रैंक काफी सिंपल सा ट्रेंड था, और जो रैंक मुझे चाहिए उसके लिए लगभग मुझे अंडर 200 या अंडर 100 रैंक चाहिए था। तो उसके लिए मेरे को इतना नंबर मैं सोच के गया था यार इतना तो करना ही करना है, इतना मेहनत किया हुआ है, और जब क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो पैनिक हो जाता है। तो थोड़ा सा वो भी है, तो सिंपल रखना चाहिए। लाइक इस बार की जो मुझे गलती समझ में नहीं है, आप आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन क्यों दे रहे हो? करेक्ट, हाँ, न्यूमेरिकल मेथड से क्वेश्चन आ गया, माइक्रो कंट्रोलर से आ गया, और वो चैलेंज भी एक्सेप्ट नहीं हुआ। और प्रॉब्लम ये है कि सबके लिए वो इवन नहीं होगा, क्योंकि कई लोग ईएससी की कर रहे होंगे, वो यस दैट इज व्हाट, कई लोग ने बाय चांस पढ़ लिया होगा, कई लोग ने ईएससी के लिए पढ़ लिया होगा, न्यूमेरिकल मेथड्स कभी कॉलेज में पढ़ा होगा तो याद रह गया, हो सकता है कई लोग कॉलेज में पढ़ लेते ज्यादा डेडिकेशन के साथ। So that's really unfair, ये तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। और अब इट इज ओनली अ मैटर ऑफ डिस्कशन, अब तो आंसर की भी आगे कोई चेंज नहीं हुआ, तो केवल एक बहस का मुद्दा है, बट इसमें ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। तो ये मतलब फ्यूचर के लिए बहुत पेपर आप टफ बना लो, थोड़ा सा टफ बना लो, लेकिन एटलीस्ट जो बोला है आपने, राइट, आउट ऑफ सिलेबस नहीं होना चाहिए, कितना भी टफ हो, लेकिन सिलेबस के बाहर तो मतलब बाय चांस वाली बात है, किसी ने कर लिया। चलिए, नो प्रॉब्लम, स्टिल डिस्पाइट ऑफ ऑल दीस फैक्ट्स आप एक अच्छी रैंक के साथ आगे आ गए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आपने कितना एम्फेसिस दिया अपने प्रिपरेशन के टाइम? नहीं सर, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रियलिटी में बहुत ज्यादा नहीं लगाए हैं। उसका रीजन ये है क्योंकि क्लास क्वेश्चंस ही इतने अच्छे लेवल के होते थे। करेक्ट। उसके बाद आप टेस्ट सीरीज लगाओगे, उसके बाद आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करोगे डिफरेंट वर्कबुक से, तो उसके बाद टाइम नहीं बचेगा आपके पास कि प्रीवियस ईयर में। और जितने आप लिमिटेड रिसोर्सेज लेके चलोगे उतना आप ज्यादा अपनी तैयारी को कन्फाइन कर पाओगे। अगर आप कहोगे कि मैं प्रीवियस ईयर भी लगाऊंगा, टेस्ट सीरीज भी लगाऊंगा, ये 4 वर्कबुक भी निपटाऊंगा सारी डिफरेंट कोचिंग्स की, तो फिर नहीं हो पाएगा। करेक्ट। 11 सब्जेक्ट्स आपको डील करने हैं अकेले गेट में। राइट, हाँ, तो एग्जैक्टली, मतलब यू हैव टू बैलेंस समहाउ, ये स्मार्ट वर्क होता है, ठीक है। तो सिलेबस आप पूरा कवर कर पाए थे? नहीं, सिलेबस में मतलब एट द एंड मुझे भी कुछ ऐसे टॉपिक्स छोड़ने पड़े। छोड़ने के बड़े मैंने उनको छोड़ दिया। लाइक मेरे साथ था कि या तो मैं प्रैक्टिस कर लूँ या फिर मैं उनको कंप्लीट कर लूँ, तो लेकिन उनका वेटेज बहुत कम था। तो जहाँ पे आपका
वर्क टू अर्न रेशियो बहुत कम हो तो उसको थोड़ा निगलेक्ट कर सकते हो। पर वो कुछ टॉपिक्स थे या सब्जेक्ट थे? नहीं टॉपिक्स ओनली, मतलब सब्जेक्ट्स आपने पूरे कवर किए, पूरे कवर किए थे, सब्जेक्ट्स के एक दो टॉपिक्स कॉम्प्रोमाइज, और ये मेरे को लगता है ऑलमोस्ट हर से हो जाते हैं और करने भी चाहिए, मतलब प्रोवाइडेड अगर आपके पास टाइम नहीं है आपके एक दो टॉपिक जो लेस वेटेज है तो आप चाहो तो कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। यस सर। तो विठल, मतलब काफी सारी आपने बातें की, कॉन्सेप्ट्स की, प्रैक्टिस की, टेस्ट सीरीज को भी आपने बहुत अच्छे से मैनेज किया, एनालिसिस वाला पार्ट मुझे लगता है आपने काफी अच्छे से डेडिकेट किया। तो इन सबको समराइज करते हुए आई वांट कि जो भी एस्पिरेंट्स अब आगे गेट 2024 या मे बी 2025 का एग्जाम लिखेंगे तो, और आपने बहुत अच्छे से गेट को देख लिया, आईएन भी देख लिया, इलेक्ट्रिकल भी देख लिया, ईसी भी देख लिया, सो बहुत अच्छे से आपने इस एग्जाम को समझा है। तो आपको क्या लगता है आपकी तरफ से ऐसे कोई 3 या 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हर स्टूडेंट को फॉलो करने चाहिए एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन? तो एक पॉइंट तो मैं ये बोलना चाहूंगा आप लोगों को कि आप कोई भी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं तो उसमें एटलीस्ट एक कॉपी तो आपकी कंप्रहेंसिव नोट्स वाली होगी ही होगी, लेकिन एक आपको न्यूमेरिकल एंड मिस्टेक कॉपी अलग से बनानी चाहिए। मेरी 11 सब्जेक्ट्स की अलग कॉपी हैं और 11 न्यूमेरिकल्स की कॉपियाँ अलग हैं। लाइक कोई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने किया, मेरे को नहीं आया या फिर मेरे को बहुत टाइम लग गया, तो मैं उसको कहाँ नोट करूँगा? तो उसको आपको अपने पास रखना है किसी भी तरीके से, आप उस कॉपी में रखिए और रिवीजन के टाइम उसको एक बार जस्ट देख लीजिए, गो थ्रू कर लीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमको नया कॉन्सेप्ट मिलता है, अब आप कहीं पे तो होना चाहिए ना, तो एक वो चीज़ आप फॉलो करिए और नोट्स बहुत अच्छे से बनाइए। टेस्ट सीरीज़ में जो भी पॉइंट्स आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, जो भी कॉन्सेप्ट आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, उनको आप उस कॉपी में लिखिए और टेस्ट सीरीज ज़रूर दीजिए। उसका बहुत अच्छे से एनालिसिस करिए कि मेरी गलती कहाँ हो रही है, क्या जो टॉपिक में मैंने गलती की है वो आउट ऑफ सिलेबस मेरे अब तक नोट्स में नहीं है, या फिर जो मैंने अब तक गलती कर ली है वो मेरी एक सिली मिस्टेक है, तो उस पर आप ज़रूर ध्यान दीजिए। एंड लास्ट में आप सब कर सकते हैं, ऐसा कोई भी नहीं है कि नहीं कर सकता है। लाइक मैंने भी शुरू किया था, मुझे भी नहीं लगा था मेरी कभी कोई इतनी अच्छी रैंक आएगी, बट आ गई, तो मेहनत करिए, आप पहुंच जाएंगे। तो यस गाइस, तो दो इंपॉर्टेंट चीजें, मतलब अगेन मैं एम्फसाइज करूंगा बाय द एंटायर कॉन्वर्सेशन विद विठल इज नंबर 1, ट्रस्ट योरसेल्फ। ये बहुत जरूरी है, मतलब कॉन्सेप्ट्स, प्रैक्टिस सब बाद में आएगा, सबसे पहला फेस है कि आप अपने आप पे भरोसा रखते हो कि नहीं। अदरवाइज आप हमेशा हाफ माइंड से प्रिपरेशन करोगे, आप दिन में 10 घंटा पढ़ोगे लेकिन इफेक्टिवली आप 4-5 घंटा भी नहीं पढ़ो, बिकॉज यू आर डाउटिंग योरसेल्फ, यू आर नॉट हैविंग दैट फुल एफिशिएंसी। और दूसरा, अगेन विठल ने एम्फसाइज किया कि कितना इंपॉर्टेंट है मिस्टेक्स को पकड़ लेना और उन पे वर्क करना, ताकि अगली बार एटलीस्ट वो रिपीट ना हो, राइट। तो गाइस, ये एक सक्सेस स्टोरी विठल की, बहुत मतलब आपने देखा होगा कि टेक्सास इंस्ट्रूमेंट को ड्रॉप किया, एनटीपीसी के ऑफर को रिजेक्ट किया, ठीक है, और इतने रिस्क के साथ अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखा, अपने आप पे भरोसा रखा, प्रैक्टिस की, कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से कॉन्कर किया, इवेंचुअली ऑल इंडिया रैंक 4 विठल की यहाँ पे आ चुकी है। सो वंस अगेन इंटायर बायजूस एग्जाम टीम की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं आपकी फ्यूचर के लिए, जो भी आप प्रोस्पेक्ट है, इंजीनियरिंग सर्विसेज की तरफ जाएं या आपका ड्रीम पीएसयू ओएनजीसी अगर आपको मिल जाता है। सो ऑल द वेरी बेस्ट विठल फॉर ऑल दोस थिंग्स। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द शो। एंड गाइज, ये नेक्स्ट स्पॉटलाइट आपने देखा, ऑल इंडिया रैंक 4 विठल, एंड होप यहाँ से भी आप कुछ चीजें, स्पेशली जो मिस्टेक एनालिसिस वाला पार्ट है, यहाँ से सीख के जाएंगे। और अच्छा लगता है कि बायजूस एग्जाम प्रेप की ऐप हो गई या यूट्यूब मैराथन्स हो गए, समहाउ helping students to get to the top ranks and have the best possible careers for them. Thank you. Stay safe and take care of yourself.